We want RCC. We want RCC. We want RCC. Down. PC. Is alright. PC. Is alright. PC. Is alright. We want justice. We want justice. We want justice. RPC वापस आइए। RPC वापस आइए। RPC वापस आइए। अरुणाचल सरकार RPC वापस करो। अरुणाचल सरकार RPC वापस करो। भारत सरकार RPC वापस करो। भारत सरकार RPC वापस करो। अरुणाचल सरकार RPC वापस करो। अरुणाचल सरकार RPC वापस करो। अरुणाचल सरकार RPC वापस करो। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के बहुत अच्छे शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर के संविधान चौक में और मेरे पीछे आप ये जो एक सैलाब देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है। ये सारे स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश के चकमा स्टूडेंट है। चकमा स्टूडेंट यूनियन की ओर से यहाँ पर आए हुए हैं। अरुणाचल महाराष्ट्र यूनिट के स्टूडेंट है। अरुणाचल प्रदेश में इन्हें रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट ना देने की वजह से पिछले कई दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके फेवर में कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें वो सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। इनके साथ का इनको जो समर्थन देने के लिए आया है वो है वॉइस ऑफ इंडिजीनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस। ये एक संस्था है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। क्या सिर्फ इन्हीं लोगों ने इन्हें सपोर्ट करना चाहिए? हम भारतीयों का भी अपना कुछ हक है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों से ये लोग भारत में रहते आ रहे हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए तरसना पड़ रहा है। ये लोग सारे छोटे छोटे बच्चे, ये सब यहीं पे पैदा हुए, भारत में ही पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी आज सर्टिफिकेट के लिए दरबदर इन्हें भटकना पड़ रहा है। ना तो अरुणाचल प्रदेश ने सर्टिफिकेट दे रही है, ना केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट दे रही है। इसी के प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या मांगे हैं, किन किन मांगों को लेकर आए हैं और क्या होने वाला है इनके साथ अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। इस बातचीत कर जाते हैं। जय भीम। आज हमें दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। दुख इस बात का हो रहा है कि हमारा जो अरुणाचल में हमारे जो भाई लोग हैं उनका जन्म वहीं पे हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन आज तक उन्हें उनकी राष्ट्रीयता मिली नहीं हुई है। मैं इसकी एक पार्श्वभूमि बताना चाहूँगा कि 1947 में 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा देश आज़ाद होने के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसी समय भारत का विभाजन हो चुका है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के साइड्स में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ऐसे दो प्रदेश उनके इसमें चले गए। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पहले भारतीय मुल्क हुआ करता था, वहाँ पे चिटगांव हिल्स थे। चिटगांव हिल्स में हमारे बौद्ध भाई और बहनें वहाँ पे रहते थे। वो हिली भाग था, पर्वतीय भाग था, तो पर्वतों के अंदर वो रहा करते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, भारत देश 15 अगस्त 1947 को, तब उस समय उसके बाद जो पहले पंतप्रधान बने वो हमारे आज़ाद देश के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने चिटगांव हिल्स के जो हमारे चकमा बुद्धिस्ट भाई लोग थे, भाई और बहनें, उनसे एक बात कही कि अभी देश का बंटवारा हो चुका है, अभी ये चिटगांव हिल्स जो है ये पाकिस्तान के साइड में गए हैं, लेकिन आप लोग पहले भारत में ही हुआ करते थे जब ये अखंड भारत था, तो हम आपको एक सुविधा या संधि देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो पाकिस्तान में तो रह सकते हो, लेकिन अगर आप भारत में आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो ये जो हमारे जो चिटगांव हिल्स में हमारे जो चकमा बुद्धिस्ट भाई और बहनें लोग रहते थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं और बुद्ध का जन्म तो भारत में ही हुआ है, और उनका जो प्रेम था भारत से ज़्यादा था, लगाव भी भारत से ज़्यादा था,
इसलिए उन्होंने नेहरू से कहा कि भाई हम भारत आना चाहते हैं। तो नेहरू सरकार ने उस समय उन्हें इन चकमा भाइयों और बहनों को या जो भी पॉपुलेशन थी, जो भी लोग थे, उनको अरुणाचल के साइड में बसाया। तो उस समय उन्होंने फ्री जगह दी, सब कुछ फ्री दिया और उनका सेटलमेंट करके दिया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उसी समय में वेस्ट पाकिस्तान के साइड से, कराची से भी बहुत से सिंधी भाई लोग हमारे भारत में आए, और जब वो आए तो उनको भारत सरकार ने राष्ट्रीयता दी। लेकिन चिटगांव हिल से जो लोग अरुणाचल में आए उनको उस समय भी राष्ट्रीयता नहीं दी गई। और आज तक हमें दुख इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा संविधान हमारे सामने है, क्योंकि हम पूरा अपना जीवन संविधान के बेस के आधार के ऊपर जी रहे हैं। और हमारा संविधान कहता है कि भाई जिसका जन्म इस देश में हुआ है उसको जन्म के साथ ही इस देश की राष्ट्रीयता बहाल की जाएगी या दी जाएगी। और जो लोग बाहर से आते हैं और हमें हमारे देश ने अगर उनको राष्ट्रीयता वो मांगते हैं और हम देते हैं तो उनको हमारे देश के सारे नियम लागू होंगे। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो उनके लिए, जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनको राष्ट्रीयता मिली है उनके लिए, और जो लोग जो बाय बर्थ यहाँ के हैं उनको उनके राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों को समान तौर पे मिलेंगे। लेकिन आज हमें दुख हो रहा है कि इतना हमारे संविधान ने हमको सब कुछ देते हुए भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे अरुणाचल में जो हमारे भाई बहनें रहते हैं, हमारे जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो उन्हें उनके अधिकार तो मिलने की बात तो बहुत दूर है। आज तो हम देख रहे हैं कि उनके सिर्फ अधिकारों को ही नहीं छीना जा रहा है, तो आज उनके जो रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए जो सर्टिफिकेट दी जाती थी अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से, वो भी उनसे छीन ली गई है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, राष्ट्रीय जन्म के साथ ही मैं भारतीय हूँ, लेकिन आप लोग भी जो सुन रहे हैं आप लोग भी भारतीय हो, और दुनिया में कहीं पे भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि जिसका जन्म उस देश में हुआ है और जन्म के साथ उसको उस देश की राष्ट्रीयता ना मिली हो। ऐसा पूरा दुनिया के अंदर कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अरुणाचल में बसे हमारे जो चकमा बुद्धिस्ट भाई और बहनें हैं, उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा गया है, उनके ऊपर उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और अभी भी शोषण हो रहा है। तो ये शोषण के खिलाफ, और जो उनके रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट आरपीसी का जो है वो उनसे छीनी गई है, उसके अगेंस्ट में मतलब केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की सरकार और वहाँ के सीएम, इनके अगेंस्ट में इनको जागरूक करने के लिए आज हमने नागपुर के संविधान चौक में बाबा साहब के स्टैचू के सामने हमने ये एक दिन का धरना आंदोलन यहाँ रखा है, ताकि हमारी आवाज़ अरुणाचल प्रदेश की सरकार के पास भी पहुँचे और केंद्र सरकार के पास भी पहुँचे। हमें दुख तो इस बात का हो रहा है कि अरुणाचल के हमारे भाई और बहनें जो बुद्धिस्ट हैं, वो उन्होंने जब देखा कि उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है, तो उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए या अपने अधिकार को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो पहली बार वो 1996 में सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी बात सुनी तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं भाई, ये इनकी जो डिमांड है ये बहुत ही उचित है, क्योंकि अभी ये जो जनरेशन है, अभी ये जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं, इनका तो जन्म ही यहाँ पे हुआ है, फिर भी इनको इनकी राष्ट्रीयता से वंचित रखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि भाई ये बराबर नहीं है, आप इनको इनकी राष्ट्रीयता बहाल की जाए। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ऐसा ही दौर चलते रहा, अन्याय होते रहा। अन्याय के प्रति इन लोगों ने कोई बड़ा, क्योंकि ये सब बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अपना आंदोलन शांततामय तरीके से करने का पहले से उनका निश्चय रहा है। तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में 2014 में गए, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भैया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आया है, उसके बावजूद भी भारत सरकार हमको हमारी राष्ट्रीयता बहाल नहीं कर रही है। तो ये बातें फिर से दोबारा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके गई।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर गौर किया, पहले जजमेंट को पढ़ा और फिर उनको लगा कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने दूसरे जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्शन दिया कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप इनको नहीं बोल सकते कि ये बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि ये जब आज़ादी के समय जब भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय ये भारत में ही थे और उसके बाद ये अरुणाचल में आए, तो पाकिस्तान में रहना या नहीं रहना और ये उनके ऊपर था। बहुत से लोग जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो रहे और जिनको भारत आना चाहते थे वो आए हैं। हम देखते हैं कि भाई इसके साथ जैसे हिल स्टेशन के बंटवारे हुए वैसे पंजाब का भी हुआ, कश्मीर का भी हुआ, लेकिन पंजाब जो भारत में आया उन सबको भारत की राष्ट्रीयता मिली है, कश्मीर के लोगों को मिली है, फिर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं? ये हमारा पहला मुख्य क्वेश्चन है भारत सरकार से। और हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि भाई आप भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 3 में लिख के अपनी बातें लिख कर रखी है, अपने विचार लिख कर रखे हैं। वो वॉल्यूम नंबर 3 ग्रंथ का जो नाम है वो रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि बाबा साहब ने लिखित तौर पे ये ग्रंथ को लिख कर रखा है, जो महाराष्ट्र सरकार ने वॉल्यूम नंबर 3 के माध्यम से प्रकाशित किया है और आज आप लोगों के सामने वो उपलब्ध है। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है, भारत की विभिन्न भाषाओं में हुआ है, मराठी में भी हुआ है, लेकिन मूल प्रत उसकी अंग्रेजी में है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। आज ये प्रोटेस्ट आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे उस बात की याद दिला रही है कि बाबा साहब ने जो बात हमको बताई थी कि भाई यहाँ पे काउंटर रिवॉल्यूशन के साथ साथ काउंटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है। तो ये आज़ादी के पहले जो बाबा साहब ने बात कही थी, आज़ादी के बाद जब अरुणाचल प्रदेश का इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ के लोगों का, जो चकमा और हजांग जो भाई और बहनें हैं, उनका जो उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, तो हमें ये बात महसूस हो रही है कि ये काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो कैसे काउंटर रिवॉल्यूशन हो रहा है ये मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि भाई दुनिया में एक लड़ाई निरंतर लड़ी जाएगी, वो है ब्राह्मणवाद वर्सेस बुद्धिज़्म। तो कैसे ब्राह्मणवाद वर्सेस बुद्धिज़्म है ये लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई कैसी है, ये अभी हमको देखने को मिल रही है कि जो हमारे चकमा बुद्धिस्ट लोग हैं उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है ये एक प्रकार से काउंटर रिवॉल्यूशन है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हजांग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हिंदू है, लेकिन उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा है। तो उनको सपोर्ट, क्योंकि उनकी लोक संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जो बुद्धिस्ट चकमा भाई लोग हैं वो उनको भी मदद कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि सिर्फ चकमा लोगों को ही अधिकार दो या उनको ही नेशनलिटी दो, वो अपने साथ साथ उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई वो भी चिटगांव हिल में रहा करते थे हमारे साथ साथ। तो जब बौद्ध लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकारें क्यों कर रही है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये बौद्ध लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है, और ये अन्याय की जो बात है ये काउंटर रिवॉल्यूशन की बात है। तो ये एक फिलोसॉफिकली बात है। अभी इसको बताने के लिए अभी हमको और 1 घंटा चाहिए, लेकिन ये मैं संक्षिप्त में आपके सामने थीम रखा है और यही थीम के ऊपर आज का ये प्रोटेस्ट यहाँ पे है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमें न्याय मिले। भारत में जितने भी लोग हैं हम सबके साथ मिलके रहना चाहते हैं, हम सब भाई भाई हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत देश हमारा बोलते हैं, फिर आप हमें इस देश से बाहर क्यों निकाल रहे? हम कोई बांग्लादेशी नहीं हैं, हम पहले इसी देश के थे। आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, वो हमारे हाथ में नहीं था, वो आप लोगों ने पार्टीशन किए। तो उस समय अगर हम बांग्लादेश में रहते थे या ईस्ट पाकिस्तान में गए तो हमारा दोष है क्या? लेकिन उसके बाद तो हम लोग अरुणाचल में आए। अरुणाचल तो भारत का एक अंग है, और हमने हमारे जो वहाँ रहते हुए हम हमेशा भारत सरकार के दृष्टिकोण से ही, भारत सरकार को मदद करने के दृष्टिकोण से ही हमें हमेशा हमारा सहकार्य भारत सरकार को दिया है। चाहे चाइना के अगेंस्ट खड़े होने की बात रहे, चाहे भारत को लड़ाई में मदद करने की बात हो, हम हमेशा भारत के साइड से रहे हैं। इसलिए हमारी जो मांगे हैं
कि भाई जो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हम कहीं पे भी जाते हैं, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो हमको हमारा रेजिडेंशियल प्रूफ पूछा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जो प्रेमा खांडू है, उन्होंने हमारे ये अधिकार छीन लिया है। तो अगर वो भी हमारा अधिकार छीनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमको हमारा राष्ट्रीयता बहाल नहीं करती है, तो हमें बताइए हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो हमारे सामने कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मरने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम फुलारी है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं चकमा बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जो चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी के जो आरपीसी है, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट पे हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने आए हैं। तो जो आरपीसी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे लिए, जो हमें एजुकेशन के लिए मदद करते हैं, जॉब के लिए मदद करते हैं, या फिर कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक नागरिकता होने के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए हमें आरपीसी ही मदद करते हैं, जिसके कारण आरपीसी कैंसिल कर दिया। तो उस पे हमें अभी बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के तकलीफें सहन है, जिसके कारण आरपीसी नहीं होने के कारण हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम हायर एजुकेशन के लिए जब एडमिशन के लिए जाते हैं, उसमें से भी रेसिडेंशियल प्रूफ मांगते हैं, जो कि हम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कई बार हमें एडमिशन नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात रहा जॉब के लिए, जब हमको जॉब अपॉर्चुनिटी आता है बाहर स्टेट में, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से हम जॉब करें। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें दिया ही नहीं जाता है। और रही बात बाहर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी रेसिडेंशियल प्रूफ मांगते हैं। तो हम अगर रेसिडेंशियल प्रूफ अपना स्टेट से मांगते हैं, तो वो लोग नहीं देते हैं, जिसके कारण उसमें भी मुश्किल है। और तीसरी बात रहा, अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी रेसिडेंशियल प्रूफ की ज़रूरत होता है, जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। तो अभी कैसे भी करके हम लोगों ने, कुछ लोगों ने तो हायर एजुकेशन ले लिए हैं, बट अभी जिस तरीके से उन लोगों ने डायरेक्ट कैंसिलेशन की बात की है, तो अभी हमारा जो फ्यूचर है वो पूरा डार्क हो गया है। तो हम कैंसिलेशन के पीछे क्या वजह है? कैंसिलेशन के पीछे एक ही रीजन दिख रहा है, जैसे उन लोगों ने बहुत सारे वायरल वीडियोस बनाए हैं कि हम एसटी है, हम एसटी का राइट ले रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो वो लोग भी रिजर्वेशन लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोले हैं, जो शॉर्ट वीडियोस उन लोगों ने वायरल किए हैं, बहुत सारे वीडियोस कि हम रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो वो लोग भी वो सुविधा लेंगे। तो वो हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग भी सुविधा लें। चकमा ग्रुप ने अभी तक रिजर्वेशन का उतना हद तक नहीं गए हैं। हम बस अभी लड़ रहे हैं, पहला मुद्दा हमारी है आरपीसी, कि आरपीसी हमें चाहिए। तो उन लोगों ने अलग अलग प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन कम है, हमारी पब्लिक बढ़ रहे हैं, ज़मीन कम हो जाएगा, इन लोगों को अगर आरपीसी देंगे तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और हमारे लिए ज़मीन कम हो जाएगा, ऐसा भी उन लोगों का कहना है। तो उनके पीछे, जो आरपीसी कैंसिलेशन के पीछे बहुत सारे रीजन्स है, जो कि हमें शायद ही पता हो। तो जो कुछ भी पता है तो उतना ही पता है हमें, लेकिन इंटरनेशनल इंडिजिनस राइट्स प्रोटेक्टर्स से आप क्या चाहते हैं? तो और जो हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिजिनियस वॉइस प्रोटेक्टर, जो आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल, हम उनसे ये सपोर्ट चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे। हमारी जो राइट्स है, जो एज ए ह्यूमन और एज ए एक स्टेट का नागरिक होने का जो राइट्स होता है, वो राइट्स हमें वापस लेने के लिए वो हमें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वही अपील है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं कि इन लोगों को 2016 एंड 15, यस 2015 एंड 16 उसके हिसाब से जो इन लोगों को सिटीजनशिप राइट दिया जाएगा करके जो अपील दिए हैं, वो माना जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो दे रहे हैं कि यस दे आर इंडियन, दे आर अरुणाचल पीपुल बोल तो रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुन रहे हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। तो लास्टली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को यही कहना चाहूँगी कि वो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को माने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी रेस्पेक्ट करे, उसकी रेस्पेक्ट के हिसाब से, क्योंकि एज ए ह्यूमन वी हैव ऑल द राइट्स, वी हैव द राइट्स टू लिव, वी हैव टू राइट्स। आवर रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए हमें, क्योंकि एक जगह पे रहने के लिए ऑफकोर्स रेसिडेंशियल प्रूफ की ज़रूरत होता है, तो वो हमें चाहिए। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी वही रिक्वेस्ट रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट से भी वही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज कम डाउन एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू। मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ एनिमेशन में, और मैं यहाँ नागपुर में काफ़ी समय मैंने दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हमारी जो मातृभूमि है, धरती है भारत देश की, और इस ज़मीन पे जो भी कोई भी व्यक्ति रहता है तो मुझे लगता है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ही अपने आप को प्रफुल्लित करता है और अपने आप को गौरवशाली मानता है। तो हर किसी का इस धरती पे अधिकार है, जो भी इसको अच्छे से उपजाऊ बना रहा है, प्रकृति के साथ जीवन जी रहा है, तो हर एक नागरिक को अपनी एक नागरिकता प्रदान होनी चाहिए और उनके प्रति कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए, या फिर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको उसका विद्रोह करना चाहिए। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के साथ इंसान के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इनकी जो मांग है वो जायज़ है ऐसा आपको लगता है? यस, वो डेफिनेटली। तो किस तरह से आप इनके प्रोटेस्ट में आप शामिल होगे, क्या मदद करेंगे आप आपकी तरफ से? जो भी जिस चीज़ के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं उनका सहारा मिलना चाहिए, उनको एक नागरिकता मिलना चाहिए, जैसे उनके पास सर्टिफिकेट है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक उनको प्रदान नहीं की गई है, तो वो चीज़ें उनको पूरी तरह से मिलना चाहिए और एक वो भी फील करें कि यस हम भी इस देश के पार्ट हैं और हम भी इस देश के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। पायल नाम है मेरा, पायल लोकरे। थोड़ा कुछ आइडिया ज़्यादा है नहीं मुझे इस बारे में, बट इतना पता चला है कि कुछ लोगों को वापस उनके रेसिडेंशियल राइट से जो है हटाया जा रहा है। उनका जो जीने का अधिकार है, जो उनको रहने की जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट है, उस राइट से उन्हें वापस नकारा जा रहा है। और ये कहीं भी हो, वो किसी भी समाज वाले हो, कोई भी हो, गलत है, 100% गलत है। मुझे अभी किसी ने बताया कि सिर्फ ये चकमा बुद्धिस्ट ही नहीं, कोई एक हिंदू ट्राइब भी है जो उस एरिया में रहती है और उनकी भी जो है नागरिकता जो है वो कैंसिल करने की बात हो रही है। तो मतलब आप लोग खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। बुद्धिस्ट है इसलिए इनको नहीं देंगे, हिंदू जो है इनको दे देंगे, सिंधियों को देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। ये सब करके आप लोग जो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व गुरु बनना है, ये सब करके आप कहाँ विश्व गुरु बनेंगे? वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस नागपुर, इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मैं कार्याध्यक्ष हूँ। हमारी संगठन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के जो चकमा बंधु है और हाजोंग बंधु है, जो हाजोंग बंधु जो है वो हिंदू है, इनके समर्थन में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के ही नहीं तो इंटरनेशनल लोग भी इस समय इस घड़ी पर, इस मुद्दे पर और इस मांग को लेकर वे खड़े हो जाए, क्योंकि यह सब हमला जो हो रहा है इस देश में हम देख रहे हैं कि जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है तब से हमने देखा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पर जो लोग हमारे रहते थे, वहाँ जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती थी, उस बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ में भारत सरकार ने दुय्यम दर्जे का व्यवहार किया है। उनका दुय्यम दर्जे का व्यवहार देखने के लिए हम देख सकते हैं कि गोठन गांव में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, भंडारा के पास में महाराष्ट्र में एक गोठन गांव है, इस गोठन गांव में बुद्धिस्ट लोगों को बसाया गया है, लेकिन उन लोगों को किसी भी प्रकार की सहूलतें नहीं दी गई है। लेकिन पूर्व पाकिस्तान से या पश्चिम पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं, जो बुद्धिस्ट नहीं थे, जो हिंदू थे, उन लोगों को बिठाने के लिए 1947 के बाद में शहरों में जगह दी गई है। नागपुर में आप देखेंगे तो महाराज बाग रोड पर उनके लिए दुकानें दी गई है, बहुत ही कम कीमत पर, कम भाड़े पर उन्हें दुकान दी गई है। और नागपुर के 2 एरिया जो मुख्य एरिया है, उन एरियाओं में उन्हें बिठाया गया है, जैसे कि खामला है और जरीपटका है। इन एरियाओं में जो पाकिस्तान से जो लोग आए हैं
पश्चिम पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उन्हें बसाया गया है, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों के साथ में एक दुय्यम दर्जे का व्यवहार किया गया है। उन्हें ऐसे जगह बिठाया गया जो जंगली इलाका है, ऐसी जगह में बिठाया गया। और ये जो हमारे ये जो आज का प्रासंगिक मैटर है, चकमा बुद्धिस्ट और हाजोंग, ये जो आप सभी लोग जानते हैं, भारत के सभी लोग जानते हैं कि ये चितगांव में रहा करते थे। चितगांव पूर्व पाकिस्तान में है, ये भी हम सब जानते हैं। चितगांव हिल के आजू बाजू में एक मुस्लिम इलाका था, वो मुस्लिम इलाका बहुत ज़्यादा था, इसलिए चितगांव को, जबकि भारत सरकार की और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये मांग थी कि चितगांव में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उन्हें भारत में माइग्रेट किया जाए, तो देखा गया कि वहाँ पर मुस्लिम बाहुल ज़्यादा होने के बावजूद भी या बुद्धिस्ट संख्या होने के बावजूद भी उन्हें माइग्रेट करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन वही बात हम देखते हैं पाकिस्तान के लिए देखते हैं, तो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में हम जब जम्मू कश्मीर का भाग देखते हैं, तो कश्मीर में बहुत कम हिंदू रहते थे, लेकिन कश्मीर में बहुत संख्या मुस्लिमों की ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उस कश्मीर को भारत में रखा गया। और चितगांव जहां पर बौद्ध संख्या होने के बावजूद भी उन्हें भारत में नहीं मिलाया गया। इस तरह के द्वितीय दर्जे का यह मुद्दा ये भारत देश ने इस प्रकार किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो घुसे ये जो आरएसएस के लोग हैं, इन सारे लोगों की एक साजिश लगती है, और वो उनकी साजिश ये पूरे इतिहास में हम देखते हैं। हम इतिहास में बहुत तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास से अगर हम इतिहास की जानकारी हम बताना चाहेंगे, तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के काल से ये सारी चीज़ें यहाँ के जो अपने आप को तथाकथित जो हिंदू कहते हैं, तब तो हिंदू नहीं थे, लेकिन जब ये शब्द हिंदू गढ़ा गया तब से ये हिंदू समाज बौद्ध धर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक अनेक प्रकार के वो कृत्य करते रहते हैं, दुष्कृत्य करते रहते हैं। और जबकि हमारे साथ में चकमा बुद्धिस्ट यहाँ पर हमारे ज्वाइन हुए हैं, हम उनका समर्थन करना चाहते हैं, उनकी मांगों को हम पूरे भारत भर में फैलाना चाहते हैं, और भारत के सभी बौद्धों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि वे इस बुद्धिस्ट मैटर को, इनके आरपीसी को जो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ। जब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मुझे भी एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुझे देना पड़ता है जब एजुकेशन करने के लिए, केवल एजुकेशन के लिए नहीं, केवल नौकरियों के लिए नहीं, केवल और दूसरे कामों के लिए भी। अगर यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी खरीदनी हो या फिर कोई बिजनेस करना हो या और भी कुछ जो जीवन यापन करना हो, इस जीवन यापन करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है वो सारे चीज़ों के लिए आरपीसी की गरज है। और अगर अरुणाचल प्रदेश चकमा बुद्धिस्ट और हजांग लोगों को, हिंदू लोगों को अगर वो आरपीसी नहीं देती है तो उनके ऊपर वो इंटरनेशनल, भारतीय ही नहीं तो इंटरनेशनली मानवाधिकार का वे उल्लंघन करते हैं, और इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम है, मैं मूलतः अरुणाचल प्रदेश से हूँ। और ये जो धरना है ये हमारा 14 नवंबर को जब अरुणाचल सरकार ने आरपीसी को विथड्रॉ किया था उसके बाद से शुरू हुआ है। उसके बाद हमने 27 नवंबर को वहाँ पर करीब 4-5 हज़ार लोगों मिल करके अरुणाचल के डाइन में वहाँ पर धरना किया था और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आरपीसी को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, तो किसी प्रकार के इसको हमें दे दिया जाए, क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट होने के साथ साथ हमारा लाइवलीहुड और डेथ के सवाल है। तो इसलिए हम इस लड़ाई को तब से कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब सरकार को अल्टीमेटम दिया तो सरकार सुनी नहीं है। उसके बाद हमने 23 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक एक असहयोग आंदोलन चला, जिसमें बहुत सारे मार्केट और जो भी दिनचर्या दिल्ली वाला मार्केट, वो सारे एक हफ्ते तक पूरा बिना खोले, पूरा जो चकमा और हसन समुदाय के साथ साथ जो आसपास के नेबरिंग हमारे वहाँ पर जो पड़ोसी वो है, वो सभी ने सपोर्ट किया है इसको। उसके बाद 20,000 लोगों ने 30 दिसंबर को धरना में शामिल हुए। तो उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, तो इसलिए हमने वहाँ पर डिक्लेयर की कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो हम ये लड़ाई आगे तक जारी रखेंगे जब तक कि आरपीसी फिर से बहाली नहीं होती है। क्योंकि आरपीसी जो है बहुत एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं भी सरकारी संस्थानों में एडमिशन के साथ साथ और सेंट्रल के जो
पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए बेसिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि एक आवासीय प्रमाण पत्र है। ये जो आरपीसी है ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश जारी करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है? आरपीसी जो है केवल अरुणाचल सरकार ही जारी करता है और पहले से जारी कर रहे थे, पहले से चला आ रहा था, लेकिन 14 नवंबर को एक अचानक ऑर्डर आया है जो आर्बिट्री तरीके से चकमा और हजंग समुदाय को अरुणाचल सरकार देने से मना किया है। ये लेकिन 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा पुतुम को कंटिन्यू किया जाए, उनको नागरिकता प्रदान की जाए, क्या इस दिशा में कोई काम हुआ? इस विषय पे सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और इसके अगेंस्ट में अक्सर हमारा जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी है, वो तो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी अवहेलना करते हुए कई बार मीडिया के मित्रों के माध्यम में कह चुके हैं कि हम अरुणाचल जो वीर तंत्र है उसको खुश करने के लिए उन्होंने कई बार इस तरीके से बातें की कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लागू नहीं होने दे रहे और केंद्र सरकार के साथ हमने मिलके उसको लागू होने नहीं दिया। इस तरीके का उसने वहाँ पर कई बार मीडिया के सामने बोले। चकमा स्टूडेंट यूनियन का अपील ये है कि इस समय आरपीसी को तुरंत बहाली किया जाए, क्योंकि इस समय जो हमारा पास करीब 50 से लेके 100 के बीच के इस समय अग्निवीर और इंडियन नेवी, आर्मी, एसएसबी, असम राइफल, सीआरपीएफ में जो भर्ती किया हुआ है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको आरपीसी के वजह से उनकी नौकरी जा सकती है इस समय। और कुछ लोग ट्रेनिंग करके आरपीसी भी सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक अरुणाचल सरकार ने वो विड्रॉ कर लिया है। तो उनकी भविष्य इस समय वो घर में जाके बैग लेकर के ट्रेनिंग लेने के बाद वापस चुपचाप बैठे हुए, तो उनका करियर क्या होगा। और आने वाले जो यूथ्स है, इस तरीके से हर साल हमारे 100, 200, 300 ग्रेजुएट होते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि कहीं भी जाता तो कोई भी इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले वो एक प्रमाण पत्र, कोई भी एक सरकारी फॉर्म भर के देख लो सर, किसी भी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो वो सबसे पहले आपका निवासी स्थान पूछता है। विदाउट निवासी स्थान प्रमाण पत्र, बिना आवासीय प्रमाण पत्र के कौन रखेगा उसको? तो इस तरह की नियम का आप कोई खास कारण इसके पीछे कोई खास कारण? इसके पीछे केवल एक ही है, वो है राजनीति। क्योंकि सकमा और हजंग जो मुद्दा है अरुणाचल में, ये एक बिजनेस, पॉलिटिकल जो राजनेता है उनके लिए एक बिजनेस की तरह है, एक दुकान की तरह हो गया। जब इलेक्शन आता है, चकमा हजंग मुद्दा को उठाओ और मंत्री बन जाओ, जो जितना चकमा हजंग को गाली देगा वो उतना मंत्री बनता है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिसके वजह से अब 2014 में इलेक्शन आने वाला है, तो इस तरीके से जो वीरतंत्र है उनकी अपनी राजगद्दी बचाने के लिए जो छोटे समुदाय है, कमजोर समुदाय है, उनको दबाया जा रहा है। तो इसके विरोध में हमें आवाज उठानी पड़ रहा है। और हम महाराष्ट्र के जो जनता है इस समय पूरे भारत देश में मीडिया मित्रों के माध्यम से जो देख रहा है, तो इस इनजस्टिस को रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से केवल आज हम है, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो हाँ जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये चाहते हैं कि हमें बीइंग ए बुद्धिस्ट, हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं वहाँ पर और 50-60 सालों से रुके हुए हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी किसी प्रकार से। ये जब भी इलेक्शन आता है, इस प्रकार के मुद्दा आता है, उसको हाईलाइट करके ये लोग राजगद्दी बराबर बचाए रखना चाहते हैं। इस समय भी सरकार ने वो बिल्कुल वही क्या है, क्योंकि 2014 इलेक्शन है, कुछ वीरतंत्र को खुश करने के चक्कर में इस तरीके का हमारे साथ जाति कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। और जबकि इससे हमारा जो आने वाले पीढ़ी है पूरा डिपेंडेंट है, जो कि अगर इस तरीके का बर्ताव करेगा सरकार, उसको बचाने के, रक्षा करने के बजाय वो जो रक्षा के बक्सक बनने जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम जैसे जो आने वाले भविष्य है उनका क्या होगा? हम जैसे जो अगर छोटे समुदाय है बोलूँ तो बच्चों को क्या होगा इस तरह का? और जो रक्षक है वो इस तरीके का डिसीजन लेकर के नाइंसाफी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। कहीं ना कहीं इस अत्याचार के खिलाफ कोई तो आवाज उठाए। और मैं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी यही कहना चाहूँगा, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि हमारी आवाज़, हमारी बातें एक बार सुने और उसको समझे और उसको स्थायी समाधान दे दे, क्योंकि ये केवल पार्टीशंस के बाद ही ये शुरू हुआ है। और आज तक ये जो चकमा और हजंग समुदाय है अरुणाचल से 58 ईयर्स हो गया अब तक का, और इस तरीके का इशू करते करते, सर्वाइव करते करते कब तक सर्वाइव करेंगे? एक दिन खत्म हो जाएंगे ऐसे करके। तो आपकी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें प्रोटेक्ट करें और इसको जो भी बेसिक्स राइट है उसको हमें प्रदान करें, और बाकियों की तरह एक नागरिक की तरह हम भी जी सके। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से और सीएम पेमा खांडू जी से यह अनुरोध करते हैं कि हमारे रक्षा करो और प्यार से वापस करो। इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू।
मांगे बहुत ही छोटी और बहुत ही आम है। सिर्फ एक आरपीसी सर्टिफिकेट के कारण ही इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ना तो ये हायर एजुकेशन ले पा रहे, ना किसी कहीं पर नौकरी कर पा रहे, ना ही कहीं प्रॉपर्टी खरीद पा रहे। ये छोटी सी मांग है कि आरपीसी इन्हें मिला जाए, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट मिला जाए, और सरकार इसी बात के लिए इन्हें टाल रही है। क्या वाकई में इस प्रोटेस्ट का सरकार पर कुछ असर होगा? क्योंकि इसके पहले जब जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी गई है। ये स्थिति सरकार की अरुणाचल प्रदेश या फिर केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं, दोनों सरकार के ऊपर किसी तरह से कोई असर नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट का असर होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।